उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। सफ़ाक मुजरिम मुसन्निफ मजहर कलीम। इमरान ने कार होटल शेरटन की पार्किंग में रोकी। एक तरफ खड़ा हुआ एक नौजवान तेजी से उसकी कार की तरफ बढ़ा। नौजवान की उम्र 18-19 साल के करीब थी। उसने पतलून और शर्ट पहनी हुई थी। क्या आपका नाम अली इमरान साहब है? नौजवान ने करीब आकर कदरे हिचकिचाते हुए लहजे में कहा तो इमरान जो कार से नीचे उतर रहा था चौंक कर नौजवान को देखने लगा। साहब तो नहीं, अलबत्ता अली इमरान ज़रूर है। इमरान ने नौजवान को गौर से देखते हुए जवाब दिया। अगर आप मुझे चंद मिनट दे दें तो मैं आपका मशकूर हूँगा। नौजवान ने इस बार मुल्तजियाना लहजे में कहा। तुम चंद मिनट कह रहे हो, मैं तुम्हें घड़ी ही दे देता हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कार से उतरकर उसने दरवाज़ा बंद किया और फिर इत्मीनान से कलाई से घड़ी उतारने लगा। ओह, मेरा मतलब नहीं था ये वाला जनाब, मेरा मतलब था कि आप चंद मिनट के लिए मेरी बात सुन लें। नौजवान ने बुरी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा। उसके चेहरे पर बौखलाहट के साथ साथ शदीद परेशानी के तासुरात उभर आए थे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी बात चंद मिनट में पूरी हो जाएगी? इमरान ने उसे इस कदर बुखलाए हुए और परेशान देखकर मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही उसने मुड़कर कार का दरवाज़ा लॉक कर दिया। जी हाँ, मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लूँगा, नौजवान ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। मेरे पास बड़ा फालतू वक्त होता है, इसलिए तुम मेरे वक्त की फिक्र ना करो और जो कहना चाहते हो इत्मीनान से और खुलकर कहो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जी, मेरा नाम नईम बाबर है और मैं मैट्रिक पास हूँ। होटल शेरटन में किचन बॉय की आसामी खाली है। मैंने मैनेजर साहब को दरख्वास्त दी है लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है। यहाँ का किचन सुपरवाइज़र हमारे महल्ले में रहता है। उसने ही मुझे बताया था कि यहाँ आसामी खाली है। मैनेजर साहब के इनकार पर मैं बेहद दिल बर्दाश्ता हो गया तो सुपरवाइज़र मुझे समझाता हुआ मेन गेट के बाहर छोड़ने के लिए आया था। इस वक्त आपकी कार कंपाउंड गेट में दाखिल हो रही थी। किचन सुपरवाइज़र ने जब आपको देखा तो उसने मुझे कहा कि मैं आपसे दरख्वास्त करूं। अगर आप चाहें तो मुझे ये नौकरी मिल सकती है, इसलिए मैं इधर पार्किंग में आ गया। आप प्लीज़ मेरी मदद करें। मेरे वालिद साहब अकाउंट ऑफिसर थे, वो बीमार हैं और बीमारी की वजह से उन्होंने महकमे से तवील रुखसत और फिर रिटायरमेंट ले ली है। मुझसे बड़ी 2 बहनें हैं, वो दोनों स्कूल में पढ़ाती हैं। मुझसे छोटे 2 भाई हैं जो अभी स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे लिए ये अखराजात बहुत मुश्किल साबित हो रहे हैं क्योंकि मेरी बहनों की तनख्वाहें और मेरे वालिद की पेंशन सब वालिद साहब की बीमारी पर लग जाती है, इसलिए मैं नौकरी करना चाहता हूँ, नौजवान ने होंठ चबाते हुए कहा। मैनेजर ने क्यों इनकार कर दिया है? कोई वजह भी बताई है? उसने। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि वो मजबूर है। होटल के मालिक साहब का फ़ोन आया है कि वो अपना आदमी भेज रहे हैं, नहीं बाबर ने जवाब दिया। अगर ऐसी बात है तो फिर मेरी सिफारिश पर मैनेजर तुम्हें कैसे नौकरी दे देगा? जाहिर है मालिक के सामने तो वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता, इमरान ने जवाब दिया। ठीक है जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे तो सुपरवाइज़र असलम ने कहा था अगर आप चाहें तो मैनेजर नौकरी दे देगा, और अगर आप कह रहे हैं कि वो मजबूर है तो ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपका वक्त ज़ाया किया, नौजवान ने धीमे और मायूसाना लहजे में कहा और वापस मुड़ने लगा। अरे कहाँ जा रहे हो? इमरान ने उसे मुड़ते देखकर कहा। जी, घर जाऊंगा और क्या कर सकता हूँ, नौजवान ने मुड़कर उसी तरह मायूसाना लहजे में कहा। अरे तुम नौजवान हो, इस कदर मायूस होने की क्या ज़रूरत है? अगर एक नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, दूसरी मिल जाएगी, आओ मेरे साथ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और मेन गेट की तरफ बढ़ गया। नौजवान खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा। उसके चेहरे पर अलबत्ता उम्मीद की किरण नमूदार हो गई थी। होटल का हाल इस वक्त तकरीबन भरा हुआ था। हर तरफ रंगीन आंचल बिखरे हुए नजर आ रहे थे। हाल में मौजूद ज्यादातर अफराद 3 पीस सूटों में मलबूस थे और इन सब के चेहरों को देखकर यही अंदाजा होता था कि पूरे मुल्क में इंतहाई खुशहाली का दौर दौरा है। कोई भी शख्स किसी भी मसले से दो चार नहीं है। इमरान एक कोने की तरफ बढ़ गया जहां मेज खाली थी। बैठो, इमरान ने मेज के करीब पहुंचकर कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा और खुद भी वो एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। नौजवान इस तरह कुर्सी के किनारे पर बैठ गया जैसे अभी उठकर भाग जाएगा। अरे इत्मीनान से बैठो, कुर्सी के गद्दे में कांटे तो नहीं भरे हुए जो तुम इस तरह किनारे पर बैठ गए हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो नईम बाबर पीछे हटकर बैठ गया, लेकिन उसके अंदाज में झिझक वैसे ही मौजूद थी। उसी लम्हे वेटर ने करीब आकर बड़े मौतवाना अंदाज में सलाम किया। 2 गिलास लाइम जूस ले आओ और काउंटर से मालूम करो कि मैनेजर साहब अपने दफ्तर में मौजूद हैं या नहीं, इमरान ने वेटर से कहा तो वेटर सर हिलाता हुआ वापस चला गया। हाँ, अब बताओ नईम बाबर की ये किचन बॉय की नौकरी किस किस्म की नौकरी है, क्या करना पड़ता है, वहाँ कितनी तनख्वाह मिलती है, इमरान ने नौजवान से मुखातिब होकर कहा।
जी, सुपरवाइज़र ने बताया है कि किचन में हेल्पर के तौर पर काम करना पड़ता है। उन्होंने बताया था कि तनख्वाह 1500 रुपया माहाना है, 200-400 रुपये अलाउंस के तौर पर मिल सकते हैं, मगर अगर मैनेजर साहब चाहें तो। नईम बाबर ने जवाब देते हुए कहा। पहले भी किसी जगह ट्राई की है तुमने? इमरान ने पूछा। जी नहीं, इसके लिए किसी और जगह नौकरी करने के बाद मैं आगे पढ़ ना सकूँगा, जबकि यहाँ 2 शिफ्टों में काम होता है और जो नौकरी है वो दूसरी शिफ्ट में है। मैंने सोचा कि कॉलेज से फारिग होकर यहाँ आ जाया करूँगा और फिर रात को ड्यूटी से फारिग होकर घर चला जाऊँगा। इस तरह मैं पढ़ भी लूँगा और काम भी कर लूँगा, नईम बाबर ने जवाब देते हुए कहा। इसी लम्हे वेटर ने आकर लाइम जूस के 2 गिलास इसके सामने रख दिए। मैनेजर साहब अपने दफ्तर में मौजूद हैं जनाब, वेटर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, इमरान ने कहा और फिर वेटर के जाने के बाद वो नईम बाबर से मुखातिब हो गया। इत्मीनान से लाइम जूस पियो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा मसला किसी ना किसी तरह हल हो जाए, इमरान ने कहा और अपने सामने रखा हुआ गिलास उठा लिया। आपकी मेहरबानी होगी जनाब, नईम बाबर ने जवाब दिया और गिलास उठाकर उसने घूंट लिया तो इसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए, ऐसे तासुरात जैसे जिंदगी में पहली बार लाइम जूस का जायका इसने चखा हो। मैट्रिक कब पास किया है तुमने? इमरान ने पूछा। इसी साल पास किया है जनाब, 1 हफ्ता पहले रिजल्ट आया है, नईम बाबर ने जवाब दिया। कौन सा ग्रेड है? इमरान ने पूछा। जी C ग्रेड है, नईम बाबर ने कदरे झिझकते हुए कहा। अब कॉलेज में कौन से मज़मून लेने का इरादा है? इमरान ने पूछा, साथ साथ वो लाइम जूस की चुस्कियां भी ले रहा था। कॉमर्स ग्रुप लूंगा, नईम बाबर ने जवाब दिया। ओके, आओ मेरे साथ, अब मैनेजर साहब से भी मिल लेते हैं, इमरान ने खाली गिलास मेज पर रखते हुए कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हो गया। नईम बाबर भी उठकर खड़ा हो गया। इमरान ने जेब से एक नोट निकालकर गिलास के नीचे रखा और नईम बाबर को अपने पीछे आने का कहकर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो साइड राहदारी में चलते हुए मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। मैनेजर के दरवाजे के बाहर खड़े बारूदी और दरबान ने हाथ उठाकर इमरान को सलाम किया और फिर मौतवाना अंदाज में दरवाज़ा खोल दिया। इमरान सलाम का जवाब देकर अंदर दाखिल हुआ। कमरा खासा वसी था और इंतहाई कीमती और शानदार फर्नीचर से सजा हुआ था। बड़ी सी दफ्तरी मेज के पीछे एक अधीर उम्र आदमी रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठा रिसीवर कान से लगाए फ़ोन सुनने पर मसरूफ था। उसने जब इमरान को अंदर दाखिल होते हुए देखा तो वो भी इख्तियार चौंक पड़ा। उसने जल्दी से रिसीवर कॉरिडोर पर रखा और उठकर खड़ा हो गया। ओ इमरान साहब, आप खैरियत है? मैनेजर ने जल्दी से मेज़ की साइड से निकलकर इमरान की तरफ बढ़ते हुए कहा। खैरियत को साथ ले आया हूँ, वैसे इस खैरियत का नाम नईम बाबर है, इमरान ने अपने पीछे आने वाले नौजवान की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ वही है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। इसकी सिफारिश किचन सुपरवाइजर ने भी की थी इमरान साहब, इसने मुझे इसके हालात भी बताए थे। वो इसके महल्ले का रहने वाला है। मैं खुद भी चाहता था कि उसे सर्विस दे दूं ताकि ये सर्विस के साथ साथ पढ़ाई भी कर सके, लेकिन मैं मजबूर हूँ। सर कमालुद्दीन अहमद साहब के सेक्रेटरी साहब का फ़ोन आ गया था कि वो आदमी इस सर्विस के लिए भेज रहे हैं, शायद उनके किसी मुलाजिम का भांजा या भतीजा है, मैनेजर ने बड़े माजरत ख्वाना लहजे में कहा। बैठो नईम बाबर, इमरान ने नईम बाबर को कहा और खुद भी मेज़ की साइड पर मौजूद कुर्सी पर बैठ गया, जबकि ये मैनेजर घूमकर दोबारा अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। नईम बाबर एक तरफ रखे हुए सोफे पर बैठ गया था। मैनेजर की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक बार फिर मायूसी सी छा गई थी। इतने बड़े होटल में इस किचन बॉय के अलावा और कोई जगह खाली नहीं है, इमरान ने कहा। और जगह कैसी जगह इमरान साहब? मैनेजर ने चौंक कर पूछा। मसलन तुम्हारा ऑफिस है, अकाउंट ऑफिस है और इस तरह के दूसरे ऑफिसेस भी होंगे, इमरान ने जवाब दिया। ओ नहीं जनाब, कोई भी सीट खाली नहीं है, मैनेजर ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर कोई स्पेशल सीट भी तो निकाल सकते हो, आखिर तुम मैनेजर हो, इमरान ने कहा। नहीं इमरान साहब, सर कमालुद्दीन अहमद साहब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और यहाँ एक नया चपरासी भी रखना हो तो उनसे बाकायदा मंजूरी लेनी पड़ती है। ये तो साहब का किचन बॉय किसी और होटल में चला गया तो सीट खाली हो गई, मैनेजर ने जवाब दिया। सर कमालुद्दीन अहमद साहब से मेरी बात कराओ, इमरान ने कहा। वो तो शायद इस वक्त रॉयल क्लब में होंगे और उनका हुक्म है कि वहाँ उन्हें किसी सूरत भी डिस्टर्ब ना किया जाए, मैनेजर ने हिचकिचाते हुए कहा। तुम सिर्फ रॉयल क्लब से राब्ता करा दो, उसके बाद मैं जानूं और सर कमालुद्दीन अहमद साहब जाने, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और मैनेजर ने खामोशी से फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। रॉयल क्लब का नंबर मिलाओ, मैनेजर ने दूसरी तरफ से बोलने वाले से कहा। हेलो रॉयल क्लब, चंद लम्हों बाद मैनेजर ने कहा और फिर दूसरी तरफ से सुनकर उसने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। उसके साथ ही उसने फ़ोन में मौजूद लाउडर का बटन भी खुद ही ऑन कर दिया। शायद वो सुनना चाहता था कि सर कमालुद्दीन अहमद साहब इमरान को क्या जवाब देते हैं। हेलो रॉयल क्लब, दूसरी तरफ से मुसलसल कॉल दी जा रही थी। सर कमालुद्दीन अहमद यहाँ होंगे, उनसे बात कराओ, इमरान ने कहा।
कौन साहब बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई थी, अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन। इमरान ने अपना नाम बीमार डिग्रियों के बताते हुए कहा तो सोफे पर बैठा हुआ नईम बाबर बेइख्तियार चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे, जबकि मैनेजर सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया था। जी बेहतर, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, चंद लम्हों बाद एक भारी और बावकार सी आवाज़ सुनाई दी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंकल मैं हकीर फ़कीर पुरतफसीर इमरान की ज़ुबान यकलख्त रवा हो गई। वालेकुम अस्सलाम, बस इतना ही तारुफ काफ़ी है। मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, लेकिन फ़ोन कैसे किया है? दूसरी तरफ से सर कमालुद्दीन अहमद ने इमरान की बात दरमियान से काटते हुए हंसते हुए कहा, जी मैंने आपके होटल के मैनेजर से कहा कि उन्होंने होटल एक्सचेंज के ऑपरेटर से कहा, इस ऑपरेटर ने रॉयल क्लब के फ़ोन ऑपरेटर से कहा और रॉयल क्लब के फ़ोन ऑपरेटर ने। इमरान ने एक बार फिर पूरी रवानी से बोलना शुरू कर दिया, मेरा मतलब था कि किस मकसद के लिए फ़ोन किया है? एक बार फिर सर कमालुद्दीन अहमद इमरान की बात दरमियान में काटते हुए कहा, तो आपका ख्याल है कि आपको सिवाय मतलब के फ़ोन नहीं किया जा सकता? इमरान ने बुरा मना जाने वाले लहजे में कहा, अरे तुम तो नाराज़ हो गए। ठीक है, बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। अब तुम जैसे भतीजे को तो नाराज़ नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ से सर कमालुद्दीन अहमद ने हंसते हुए कहा, वाह, अल्लाह ऐसे अंकल तो सबको दे, कहें आमीन, बल्कि सुम्मा आमीन। इमरान ने कहा, और साथ ही ये दुआ भी मांग लूँ कि तो अल्लाह तुम जैसे भतीजे भी सबको दे। सर कमालुद्दीन अहमद ने हंसते हुए कहा, आमीन सुम्मा आमीन। इमरान ने बड़े खुशू गुस्सू से इमरान से कहा, तो दूसरी तरफ से सर कमालुद्दीन अहमद एक बार फिर हंस पड़े। अंकल मैनेजर साहब ने बताया है कि होटल शेरटन में एक किचन बॉय की आसामी खाली है। इमरान ने अचानक मौजू पर आते हुए कहा, हाँ उसने मुझे रिपोर्ट दी थी, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? सर कमालुद्दीन अहमद के लहजे में हैरत थी। अंकल आपको तो मालूम है कि मैं एक तवील अरसा से बेरोजगार फिर रहा हूँ। डैडी की भी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं किसी आला ओहदे पर फायज होकर इनका और उनके आला ख़ानदान का नाम रोशन कर दूँ, लेकिन मैनेजर साहब ने कहा है कि इस आसामी पर आपके किसी मुलाजिम का भांजा या भतीजा फायज हो रहा है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, बकवास मत करो, अब तुम किचन बॉय बनकर अपने डैडी का नाम रोशन करोगे? सीधी तरह बताओ कि बात क्या है, तुम क्या चाहते हो? सर कमालुद्दीन अहमद ने गुस्सेले लहजे में कहा, लेकिन उनके लहजे में ही जाहिर हो रहा था कि उनका गुस्सा मसनूई है। एक नौजवान है, नईम बाबर, वो मैट्रिक पास है, वो कॉलेज में भी पढ़ना चाहता है और साथ ही बतौर किचन बॉय सर्विस भी करना चाहता है, ताकि कम से कम अपनी पढ़ाई के अखराजात खुद अदा करे। लेकिन मैनेजर साहब फरमा रहे हैं कि आपके किसी मुलाजिम का कोई अजीज रिश्तेदार किचन बॉय बनना चाहता है। मैंने उनसे कहा चलो किसी और शोबे में इस शख्स को एडजस्ट करा दो, लेकिन उनका कहना है कि किसी शोबे में कोई खाली सीट नहीं है और वो खुद कोई सीट पैदा नहीं कर सकते। पैदाइश का सारा सिलसिला आपके इख्तियार में है। इमरान ने जवाब दिया तो दूसरी तरफ से सर कमालुद्दीन अहमद बेइख्तियार हंस पड़े। तुम जैसा बदतमीज नौजवान मैंने नहीं देखा। तुम बुजुर्गों से भी मजाक करने से बाज नहीं आते। अब मेरी उम्र है पैदावार की। बहरहाल फ़ोन मैनेजर को दो, मैं उससे बात करता हूँ, सर कमालुद्दीन अहमद ने हंसते हुए कहा और इमरान ने भी मुस्कुराते हुए रिसीवर मैनेजर की तरफ बढ़ा दिया, क्योंकि मैनेजर और नौजवान नईम बाबर की वजह से वो ज़्यादा खुलकर मजाक ना करना चाहता था। यस सर, मैनेजर ने रिसीवर लेते हुए इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। इमरान जैसे कह रहा है वैसे ही करो, इट इज़ माई ऑर्डर, दूसरी तरफ से कहा किया। इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। जी साहब, अब आप हुक्म फरमाएं। मैनेजर ने रिसीवर रखकर मुस्कुराते हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा, तुम्हारे होटल का शोबा अकाउंट तो होगा? इमरान ने कहा, जी हाँ, मैनेजर ने जवाब दिया। तो इस नौजवान को इस शोबे में असिस्टेंट की नौकरी दो। इसका प्रोग्राम कॉलेज में कॉमर्स ग्रुप लेने का है, इसलिए अकाउंट के शोबे में काम करते हुए इसकी अमली ट्रेनिंग भी हो जाएगी। इमरान ने कहा, लेकिन ये सर्विस तो दिन की होगी, फिर ये कॉलेज में कैसे पढ़ेगा? मैनेजर ने कहा तो इमरान भी चौंक पड़ा। सर कॉमर्स कॉलेज में शाम की शिफ्ट भी होती है, नौजवान ने खड़े होकर कहा तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया और मैनेजर ने उससे बैठने का इशारा करते हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। चीफ अकाउंट ऑफिसर रजा साहब को मेरे पास भिजवाओ, मैनेजर ने कहा और रिसीवर रख दिया। कितनी तनख्वाह दोगे इसे? इमरान ने पूछा। जो दूसरे असिस्टेंट ले रहे होंगे। अब मुझे तो मालूम नहीं है, चीफ अकाउंट ऑफिसर को मालूम होगा, मैनेजर ने कहा और इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक अधीर उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो सर से गंजा था और आंखों पर मोटे मोटे शीशों का चश्मा लगा हुआ था। वो शक्लो सूरत से ही अकाउंट का आदमी लगता था।
तशरीफ रखें, मैनेजर ने आने वाले से कहा और मौतमाना अंदाज में वो कुर्सी पर बैठ गया। आपके शोबे में कितने असिस्टेंट काम कर रहे हैं? मैनेजर ने पूछा। 4 जनाब, आने वाले ने जवाब दिया। अब 5 काम करेंगे। सर कमालुद्दीन अहमद के खसूसी हुक्म पर यह सीट पैदा की गई है और ये नौजवान काम करेगा। मैनेजर ने एक तरफ सोफे पर बैठे हुए नईम बाबर की तरफ इशारा करते हुए कहा और नईम बाबर उठकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर बेपनाह मसरत के तासुरात नुमाया थे। जी बेहतर, मुझे एक असिस्टेंट की ज़रूरत भी थी। अकाउंट ऑफिसर ने सर हिलाते हुए कहा। आप असिस्टेंट को कितनी तनख्वाह देते हैं? इमरान ने पूछा। जी 2000 रुपये तनख्वाह होती है, बाकी अलाउंस होते हैं, मिलाकर तकरीबन 2500 रुपये बन जाते हैं। अकाउंट ऑफिसर ने जवाब दिया। ठीक है, जो बाकी लोग लेंगे वही ये भी लेगा, लेकिन मैनेजर साहब इसके कॉलेज के अखराजात और उसकी फीस वगैरह होटल अदा करेगा। इमरान ने कहा। लेकिन इमरान साहब ये रकम किस फंड में दी जाएगी? हमारे पास ऐसा तो कोई फंड नहीं है। मैनेजर ने हैरत भरे लहजे में कहा। अगर नहीं है तो एक फंड बनाओ, इसका नाम रखो एजुकेशन फंड, और इस फंड में होटल में काम करने वाले निचले तबके के तमाम मुलाजमीन के इन बच्चों की जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं फीस और तालीमी अखराजात अदा करो। ये होटल की इंतज़ामिया का फ़र्ज़ है कि वो अपने मुलाजमीन के बच्चों के तालीमी अखराजात अदा करे। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन इमरान साहब इस फंड में रकम कहाँ से शामिल करेंगे? हमारे यहाँ तो एक एक पैसे का हिसाब होता है। मैनेजर ने होंठ चबाते हुए कहा। गेम क्लब से कितनी आमदनी है? इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। अब क्या कहा जा सकता है? मैनेजर ने टालने के से अंदाज में कहा। आप बताएं चीफ अकाउंट ऑफिसर साहब, गेम क्लब से रोजाना कितनी आमदनी होती है? इमरान ने चीफ अकाउंट ऑफिसर से मुखातिब होकर कहा। जी ये तो सीक्रेट है, आपको कैसे बताया जा सकता है? चीफ अकाउंट ऑफिसर ने भी खुश्क लहजे में जवाब देते हुए कहा। आप क्या कहते हैं मैनेजर साहब? इमरान ने मैनेजर से मुखातिब होकर कहा। जी मैं क्या अर्ज करूं, मैं तो मुश्किल में फंस गया हूं। मैनेजर ने उलझे हुए लहजे में कहा। गेम क्लब का लाइसेंस तो आपके पास होगा? इमरान ने कहा। जी हाँ, हमारे यहाँ तमाम काम हुकूमत की इजाज़त से किए जाते हैं। मैनेजर ने जवाब दिया। इस लाइसेंस में कितनी मशीनें लगाने की इजाज़त है? ज़रा लाइसेंस फाइल ले आएँ। मैं इस दौरान सेंट्रल इंटेलिजेंस के सुप्रीडेंट फयाज को फ़ोन करके यहाँ बुलवा लूँ ताकि वो चेक कर सके कि लाइसेंस पर दर्ज मशीनरी से कितनी ज़्यादा मशीनें यहाँ नस्ब हैं, कब से नस्ब हैं और अब आप तक इन मशीनों की वजह से कितना मुनाफा नाजायज़ तौर पर कमा चुके हैं। इमरान ने पहले से ज़्यादा खुश्क लहजे में कहा तो मैनेजर का रंग यकलख्त सर्द पड़ गया। ओह इमरान साहब, आप परेशान ना हो, ये फ़ंड कायम होगा। बिल्कुल होगा, आप फिक्र ना करें। मैनेजर ने बुरी तरह गड़बड़ाए हुए लहजे में कहा। मैनेजर साहब ये बात सहन में रखिए कि यहाँ बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनका इल्म ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को है और ना सर कमालुद्दीन अहमद को, इसलिए बेहतर यही है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वैसा ही करें। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। जी बिल्कुल जनाब, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा जनाब। मैनेजर ने हाथ मलते हुए कहा। नईम बाबर, ये मेरा कार्ड रख लो और कल मुझसे आकर मिलना, फिर तुम्हारे वालिद के इलाज के सिलसिले में कोई लाया अमल बनाएंगे। इमरान ने जेब से एक कार्ड निकालकर नईम बाबर के हाथ में रखते हुए कहा और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो हाल में पहुंचा ही था कि अचानक ठटक कर रुक गया। इसकी नजरें हाल के कोने में बैठे हुए 2 गैर मुल्कियों पर जमी हुई थी। ये जोड़ा एक मर्द और एक नौजवान लड़की पर मुश्तमिल था। इमरान तेज तेज कदम उठाता उनकी तरफ बढ़ता गया। वो दोनों गैर मुल्की शराब पीने और गुफ्तगू करने में मसरूफ थे, क्योंकि होटल शेटर ने गैर मुल्कियों को शराब मुहैया करने का हुकूमत से बाकायदा लाइसेंस ले रखा था, इसलिए यहाँ गैर मुल्कियों को खुलेआम शराब मुहैया की जाती थी। क्या मैं दखल दरना माकुलात कर सकता हूँ? इमरान ने इनके करीब पहुंचकर मुस्कुराते हुए कहा तो दोनों ने चौंक कर इमरान की तरफ देखा और दूसरे लम्हे वो मर्द एक झटके से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। ओह इमरान, तुम? ओहो, इस आदमी ने कतरे बुखलाए हुए लहजे में कहा, जबकि वो लड़की इस मर्द को इस तरह बुखलाते देखकर हैरान हो गई। मेरा नाम अली इमरान है। ओह इमरान नहीं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और इत्मीनान से तीसरी कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मोहतरमा, अगर आप इसकी बीवी हैं तो फिर मुझे आपसे दिली हमदर्दी है। इमरान ने इस लड़की से मुखातिब होकर बड़े संजीदा लहजे में कहा। मेरा नाम जूलियट है और मैं तो स्याह हूँ। इस होटल में ही अचानक मिस्टर डॉशर से मुलाकात हो गई। इस लड़की ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। ये साहब जिनका नाम डॉशर है, ये बगैर किसी मतलब के किसी को सादा पानी पिलाने का रवादार नहीं होता। ये आपको शराब कैसे पिलवा सकता है? इसलिए मोहतरमा, मगर आप वाकई ही स्याह हैं तो अपनी फॉरेन करेंसी से पूरी तरह होशियार रहें। इमरान ने हंसते हुए कहा।
اس لیے میں آنے تک سارے راستے انتہائی خلوص سے دعائیں مانگتا آیا تھا کہ میری ملاقات تم سے نہ ہو سکے، اور صبح سے اس ہوٹل سے باہر نہیں نکلا ہوں کہ کہیں تم مجھے دیکھ نہ لو، لیکن سچ ہے آدمی کچھ بھی کر لے موت سے نہیں بچ سکتا۔ یہ واقعی ہی سیاہ خاتون ہے اور اس میز پر میری پہلی بار ان سے ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ دونوں آپس میں انتہائی بے تکلف دوست ہیں، شاید اس لیے ایک دوسرے کی باتوں کا برا نہیں منا رہے۔ بہرحال مجھے اجازت دیجیے، لڑکی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹھیے، آپ کہاں چل دیں؟ بیٹھیے۔ اس نے یقیناً آپ کو اپنا شاندار ایڈونچر سنایا ہوگا کہ اس نے کس طرح مشکل میں پھنس کر ایک خاتون کو موت سے بچایا اور کس طرح اس کی مدد کی، اور آپ بھی بہرحال خیر ملک میں ہے، یہاں بھی ایسا ہی کوئی ایڈونچر پیش آ سکتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، سوری میرے ساتھ کوئی ایڈونچر نہیں ہو سکتا، شکریہ، لڑکی نے منہ بناتے ہوئے کہا اور پرس اٹھا کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کتنی عمر ہو گئی ہے تمہاری؟ عمران نے لڑکی کے جاتے ہی ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا، جو منہ لٹکائے خاموش بیٹھا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ڈاکٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس لیے کہ اب لڑکیاں تمہاری گرفت میں اس طرح نہیں آتی جس طرح پہلے آ جاتی تھی، اس کا مطلب ہے کہ اب تم بوڑھے ہو گئے ہو، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ویٹر کو بلا کر اس سے کافی لانے کا کہہ دیا۔ تم اگر درمیان میں اچانک ٹپک نہ پڑتے تو اس کی مجال تھی کہ اس طرح چلی جاتی، ڈاکٹر نے چیلنج بھرے لہجے میں کہا۔ چلو اب غصہ تھوک دو، یہاں سیاہ خواتین کی کوئی کمی نہیں، ایک نہ صحیح دوسری صحیح۔ تم یہ بتاؤ کہ مجھے آنے سے پہلے فون کیوں نہیں کیا تھا؟ عمران نے کہا، بتایا تو ہے کہ تم سے چھپ کر آیا تھا، اور واقعی سارے راستے دعا مانگتا آیا تھا کہ تم سے ٹکراؤ نہ ہو سکے، لیکن آدمی موت سے تو شاید بچ جائے تو شیطان سے نہیں بچ سکتا۔ آج پہلے ہی روز تم پہنچ گئے، اب میں نے کر لیا وہ کام جو تم سے چھپ کر کرنا چاہتا تھا، ڈاکٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا تو تم اب کام بھی کرنے لگے ہو، ویری گڈ، پھر تو واقعی تمہارے چیف سیکریٹری کو مبارکباد کا ٹیلی گرام بھجوانا چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھجوا دو، لیکن یہ بتا دوں کہ تمہارا ٹیلی گرام ملتے ہی وہ مجھ پر بھی اور میرے کام دونوں پر بھی فاتحہ پڑھ لے گا، ڈاکٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چلو وعدہ رہا، تم کام بتاؤ، میں خود تمہارا یہ کام مکمل کر دوں گا، بس اب تو تم خوش ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر اس کا انتہائی بے تکلف دوست تھا اور اس کے درمیان کافی طویل عرصے سے دوستانہ تعلقات تھے۔ ڈاکٹر گریٹ لینڈ کی ایک خفیہ سرکاری تنظیم کا چیف تھا، لیکن اس تنظیم کا تعلق صرف گریٹ لینڈ کے اندرونی معاملات سے تھا۔ گریٹ لینڈ میں جو سیاح آتے تھے، ڈاکٹر کی تنظیم ان کی نگرانی کرتی تھی، اور ان میں سے ایسے افراد جو سیاحوں کے روپ میں آ کر وہاں کسی جرم میں ملوث تھے، ان کی سرکوبی کرتی تھی۔ اس تنظیم کا نام ٹورسٹ انکوائری بیورو تھا، جو اس کا مخفف TIB بنتا تھا، اس لیے عمران ڈاکٹر کو تنگ کرنے کے لیے اسے TB کہا کرتا تھا۔ یہ تنظیم گریٹ لینڈ کی چیف سیکریٹری کے تحت کام کرتی تھی۔ وعدہ کرتے ہو؟ ڈاکٹر نے چونک کر مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے تو پہلے ہی وعدہ کر لیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ویٹر نے عمران کے سامنے کافی کے برتن لگانے شروع کر دیے۔ میرے لیے بھی کافی لے آؤ، ڈاکٹر نے ویٹر سے کہا، اور ویٹر سر ہلاتا ہوا شراب کے گلاس اٹھا کر واپس چلا گیا۔ ہاں اب بتاؤ کس کام کے چکر میں یہاں آئے ہو، اور سنو چھپانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ یہاں خواتین سیاحوں کو ورگلانے کی سزا بہت ہی بھیانک ہے، عمران نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ جب تم نے خود ہی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا ہے تو تم سے چھپانے کا کیا فائدہ؟ مجھے چیف سیکریٹری صاحب نے کہا تھا کہ میں سیدھا تمہارے پاس جاؤں اور تم سے مدد مانگوں، لیکن میں نے ان سے صاف انکار کر دیا کیونکہ مجھے معلوم ہے اگر میں تم سے مدد کی درخواست کرتا تو تم مدد کرنے کی بجائے الٹا میری جانیں عذاب میں ڈال دینی تھی۔ بہرحال کام بہت معمولی ہے، یہاں ایک ٹورسٹ کمپنی ہے، انٹرنیشنل ٹورسٹ کمپنی۔ پچھلے ایک سال سے گریٹ لینڈ میں تقریباً 1000 ایسے سیاحوں کو چیک کیا گیا جن کے پاسپورٹ حتیٰ کہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کارڈ سب جعلی تھے، لیکن یہ سب اس قدر مہارت سے تیار کیے گئے تھے کہ ہماری مشینیں بھی دھوکہ کھا جاتی تھی۔ جو سیاح چیک ہو گئے ان سب نے اس کمپنی کا نام لیا۔ چنانچہ ہم نے پاک ایشیائی سفارت خانے کو باقاعدہ انکوائری کے لیے کہا، لیکن پاک ایشیائی سفارت خانے نے ہر بار یہی جواب دیا کہ اس نام کی کوئی کمپنی پاک ایشیا میں نہیں ہے۔ پھر ہم نے یہاں اپنے سفارت خانے سے بات کی تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اس نام کی کوئی کمپنی نہیں ہے، جبکہ گریٹ لینڈ میں مسلسل ایسے سیاح پکڑے جاتے رہے ہیں جو اس کمپنی کا نام لیتے ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نہ صرف پاک ایشیا سے آنے والے سیاح
بلکہ کافرستان، نیپال، بہادرستان، اپلینڈ اور ایسے دوسرے پاکیشی اب کے ہمسائے ممالک کے سیاح بھی اس کمپنی کا نام لیتے ہیں، لیکن یہاں اس کمپنی کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ چنانچہ تنگ آ کر میں نے سوچا میں خود پاکیشیا جا کر اس سلسلے میں انکوائری کروں۔ ڈوشر نے اس بار سنجیدہ لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ان سیاحوں نے تو کوئی نہ کوئی تفصیل بتائی ہوگی۔ عمران نے ڈوشر کے لیے کافی بناتے ہوئے کہا، کیونکہ ویٹر اس دوران ڈوشر کے لیے کافی کے برتن میز پر رکھ گیا تھا۔ ہاں وہ سب ایک ہی پتہ بتاتے ہیں، شاداب پلازا، الپائن روڈ، لیکن پاکیشائی سفارت خانے اور گریٹ لینڈ کے سفارت خانے کی انکوائری کے مطابق الپائن روڈ پر سرے سے کوئی کمرشل پلازا ہی نہیں ہے۔ اس روڈ پر سرکاری دفاتر ہیں یا پرائیویٹ رہائش گاہیں، ان سب کو چیک کیا جا چکا ہے۔ ویسے ایسا کوئی آفس قائم نہیں ہے۔ ڈوشر نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ باقاعدہ کوئی گینگ ہے جو اس طرح کا کام کر رہا ہے۔ تم فکر نہ کرو، یہ معمولی کام ہے، ہو جائے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے کہہ دیا ہے ہو جائے گا تو بالکل ہو جائے گا، اس لیے اب میرے یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آج ہی واپس چلا جاتا ہوں۔ ڈوشر نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، واپس؟ اور آج ہی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے طویل عرصے بعد آنا ہوا، اس لیے تم واپس نہیں جا سکتے۔ اب یہاں کم از کم تمہیں 1 ماہ میرے ساتھ گزارنا پڑے گا، پورا 1 ماہ۔ اس سے پہلے 1 روز پہلے بھی نہیں جانے دوں گا، اور یہ ہوٹل وغیرہ سے بھی سامان اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، نہیں عمران پلیز، یہ تو مجبوری تھی کہ مجھے آنا پڑا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا ذہنی طور پر اب نارمل ہے اور میرے بغیر وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا۔ اب بھی بڑی مشکل سے اسے ہسپتال میں داخل کرا کر آیا ہوں تاکہ وہاں کم از کم اس کی دیکھ بھال تو ہوتی رہے گی، لیکن مجھے تو معلوم ہے کہ وہ چند روز بعد ہی سوکھ کر کانٹا ہو جائے گا۔ اب میرے یہاں رکنے کا کوئی فائدہ تو نہیں، اس لیے مجھے اجازت دو، ڈوشر نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ چھوٹا بیٹا؟ تمہارا مطلب ہے ٹونی، وہ جو انتہائی خوبصورت اور شرارتی تھا، اس کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے حیران ہو کر کہا، ہاں عمران، اس کی بات کر رہا ہوں۔ تم تو 2-3 سال پہلے آئے تھے نا میرے گھر، اس وقت وہ ٹھیک تھا۔ 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ اسکول سے سائیکل پر گھر آ رہا تھا کہ کسی کار نے اسے سائیڈ ماری اور وہ فٹ پاتھ پر جا گرا۔ اس کے ذہن پر ایسی چوٹ آئی کہ وہ اب نارمل ہو گیا، سوائے میرے کسی کو پہچانتا تک نہیں۔ اس کی ذہنی ترقی رک گئی ہے۔ گریٹ لینڈ کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھا چکا ہوں، وہ 2 بار اس کا آپریشن بھی کیا جا چکا ہے، لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ڈوشر نے غمناک سے لہجے میں کہا، اوکے، پھر تمہارا جانا واقعی ضروری ہے، لیکن اگر ایسی ہی مجبوری تھی تو مجھے فون کر دینا تھا۔ عمران نے کہا، میں نے سوچا تھا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ تمہارا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے، اور سیکرٹ سروس ظاہر ہے اس قسم کے کیسوں میں دلچسپی ہی نہیں لے سکتی۔ اس کے علاوہ تم نہ جانے کتنے مصروف رہتے ہوگے۔ ڈوشر نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، کام ہو جائے گا، بلکہ یہ تو ہمارے ملک کے فائدے کا کام ہے۔ فراڈ یہاں ہو رہا ہے اور ظاہر ہے جعلی کاغذات پر جو سیاح جاتے ہوں گے تم لوگ انہیں وہاں قید میں ڈال دیتے ہوگے۔ عمران نے کہا، پہلے پہل تو ایسا ہوا، لیکن جب یہ سلسلہ بڑھ گیا تو پھر چیف سیکریٹری صاحب نے خصوصی آرڈر دے دیے کہ ایسے کیسز میں ملوث سیاحوں کو قید میں ڈالنے کی بجائے زبردستی ان کے ملک واپس بھجوا دیا جائے، اس لیے اب ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ ڈوشر نے جواب دیا، اور اس سلسلے میں کوئی تفصیلات تمہارے پاس ہیں تو مجھے بتا دو۔ عمران نے کہا، میرے ساتھ کمرے میں چلو، وہاں میں نے باقاعدہ ان لوگوں کے بیانات کی فائل بنا رکھی ہے، اس فائل سے تمہیں کافی مدد مل جائے گی۔ ڈوشر نے کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی لمحے ویٹر قریب آ گیا تو ڈوشر منع کرنے کے باوجود عمران نے بل اور ٹپ خود دی، اور پھر وہ ڈوشر کے ساتھ لفٹ کی طرف بڑھ گیا تاکہ اس کی رہائش گاہ کے کمرے میں جا کر وہ فائل اسے لے سکے۔ سیاہ رنگ کی کار خاصی تیز رفتاری سے دارالحکومت کے ایک بارونق سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر آدمی موجود تھا۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کار کے ڈیش بورڈ سے میوزک کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دینے لگی تو وہ دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ ان دونوں نے بڑی معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی ڈرائیور نے سٹیئرنگ کے ساتھ لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا۔ کال تم اٹینڈ کر لو جیری، رش بے حد ہے، اس لیے سائڈ پر جا کر کار روکتے روکتے کافی وقت لگ جائے گا۔ نوجوان نے اس ادھیڑ عمر سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں، میں تمہاری کال کیسے اٹینڈ کر سکتا ہوں، تم خود ہی اٹینڈ کرو۔ ادھیڑ عمر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے کار کو سائڈ پر کرنے کا انڈیکیٹر دینا شروع کر دیا۔ اس دوران ڈیش بورڈ سے موسیقی مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کار ٹریفک کے رش سے نکل کر سائڈ پر ہوتی ہوئی سڑک سے اتر آئی اور نوجوان نے اسے مزید سڑک سے ہٹا کر کار روک دی، اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ڈیش بورڈ کھولا اور اندر موجود ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول جیسا آلہ باہر نکال لیا۔ موسیقی کی آواز اسی آلے سے ہی نکل رہی تھی۔
कार के शीशे बंद थे, इसलिए जाहिर है आवाज़ बाहर ना जा सकती थी। इसके बावजूद नौजवान ने इस काले बटन दबाने से पहले कार के चारों शीशों के बारे में पूरी तफसील कर ली और फिर बटन प्रेस किया। हेलो, आज़म बोल रहा हूँ, ओवर। बटन दबते ही एक आवाज़ सुनाई थी। मुकाफ बोल रहा हूँ। क्या बात है आज़म, क्यों कॉल की है? ओवर। नौजवान ने मुंह बनाते हुए कहा, हमारा कारोबार खतरे में पड़ गया है मुकाफ। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो मुकाफ के साथ साथ अधीर उमर चेहरी भी चौंक पड़ा। क्या मतलब? कैसे खतरा? खुलकर बात करो। ओवर। मुकाफ ने हैरत भरे लहजे में कहा, ग्रेट लैंड से एक आदमी खसूसी तौर पर यहाँ आया है हमारे बिजनेस को चेक करने। इसका नाम डॉशर है और उसकी मुलाकात इत्फाकन अली इमरान से हो गई है। इसके बाद इमरान ने उसे तो वापस जाने की इजाज़त दे दी और खुद वादा कर लिया कि वो इस केस पर काम करेगा। और अली इमरान के बारे में चीफ बॉस अच्छी तरह जानता है कि वो कितना खतरनाक आदमी है। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, मेरी समझ में तो तुम्हारी कोई बात नहीं आई। ग्रेट लैंड से डॉशर आया, फिर इमरान से मिला, इमरान ने उसे जाने की इजाज़त दे दी और इमरान बहुत खतरनाक आदमी है। इस सारी बात का हमारे बिजनेस से क्या ताल्लुक और हमारा बिजनेस इससे किस तरह खतरे में पड़ गया? ओवर। मुकाफ ने मुनासब मुंह बनाते हुए कहा, इसका मतलब है कि तुम्हें किसी बात का कोई इल्म नहीं। ओके, तुम ऐसा करो, मुझे चीफ बॉस का नंबर दे दो कि आजकल वो कहाँ है। मैं इससे बराह रास्त बात कर लूंगा, वरना इस तरह ट्रांसमीटर कॉल चेक भी हो सकती है। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, मैं और चेरी चीफ बॉस के पास ही जा रहे हैं। मैं उन्हें कह दूंगा वो तुमसे खुद ही बात कर लें। इनका नंबर तुम्हें नहीं दिया जा सकता। ओवर। मुकाफ ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। मुकाफ ने ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे वापस डैशबोर्ड में रखा और डैशबोर्ड बंद करके उसने स्टीयरिंग के साथ लगा हुआ बटन दोबारा प्रेस कर दिया। अब डैशबोर्ड उसकी मर्जी के बगैर कोई ना खोल सकता था। ये क्या चक्कर है मुकाफ? मेरी समझ में तो वाकई ही कोई बात नहीं आई। अधीर उमर चेहरी ने नौजवान मुकाफ से मुखातिब होकर कहा, मेरी अपनी समझ में भी कुछ नहीं आया। बहरहाल चीफ बॉस से बात होगी तभी कुछ पता चलेगा। आज़म है तो बहुत होशियार आदमी, मुकाफ ने कहा और कार स्टार्ट करके उसने आगे बढ़ा दी। और चंद लम्हों बाद कार एक बार फिर सड़क पर दौड़ने वाली कारों के दरमियान में दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। कुछ फासले पर उसने कार को एक बाई रोड पर मोड़ दिया। बाई रोड पर काफी आगे जाने के बाद उसने कार को एक बार फिर बाएं हाथ पर जाने वाली सड़क पर मोड़ा और थोड़ी देर बाद वो एक बड़ी सी इमारत के गेट पर पहुंच गए। इस इमारत पर किसी वुड फैक्ट्री का जहाजी साइज का बोर्ड नस्ब था। फाटक पर भी बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन फाटक बंद था। मुकाफ ने फाटक के सामने कार रोककर 3 बार मखसूस अंदाज में हॉर्न दिया तो फाटक की साइड पर बने हुए कमरे से एक मकामी नौजवान बाहर आया। उसने फाटक खोल दिया और मुकाफ कार अंदर ले गया। काफी तवील फासला तय करने के बाद कार इमारत के सामने पहुंच गई और मुकाफ ने कार रोकी और फिर नीचे उतर आया। उसके नीचे उतरते ही अधीर उमर चेहरी भी नीचे आ गया। सामने बरामदे में 2 मकामी आदमी मौजूद थे। इनके जिस्मों पर ऐसी यूनिफॉर्म थी जैसे वो इमारत के चौकीदार हों। इनके कांधों से जदीद साख्त की मशीन गनें भी लटकी हुई थी। मुकाफ ने जेब से सुर्ख रंग का एक कार्ड निकाला और आगे बढ़ाकर एक चौकीदार की तरफ बढ़ा दिया। कार्ड बिल्कुल सादा था, इस पर किसी किस्म की कोई तहरीर या निशानी ना थी। ठीक है, चले जाइए, स्पेशल रूम में बॉस मौजूद है, चौकीदार ने कार्ड देखते हुए कहा और मुकाफ ने अस्बात में सर हिला दिया और कार्ड वापस जेब में डालकर वो आगे बढ़ गया। चेरी खामोशी से इसके पीछे था। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े कमरे में दाखिल हुई। ये खासा बड़ा कमरा था जिसकी एक कुर्सी पर एक अधीर उम्र मकामी आदमी नीम दराज था। इसका चेहरा बारी और आंखें मोटी मोटी सी थी। सर के बाल बड़ी नफासत और सलीके से बनाए गए थे। इसके जिस्म पर भी खासा कीमती लिबास था। हाथों की कई उंगलियों में इंतहाई कीमती नगीनों वाली अंगूठियां भी मौजूद थी। आओ मुकाफ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, इस अधीर उमर ने कुर्सी पर सीधा होकर बैठते हुए कहा और मुकाफ और चेरी दोनों सर हिलाकर सामने पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। नए ग्रुप के मुतालिक तुमने कोई रिपोर्ट नहीं दी, कितना काम बाकी रहता है? अधीर उमर बॉस ने उसके बैठते ही मुकाफ से पूछा। 40 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप इस बार तैयार किया गया है बॉस। इनके कागजात मुकम्मल हो चुके हैं, सिर्फ माल का इंतजार है। जैसे ही माल आएगा उन्हें रवाना कर दिया जाएगा। Press the bell icon.